Hello students, today we are going to study a new topic, equivalent concept या हम पढ़ रहे हैं equivalent weight। equivalent weight पढ़ेंगे आज हम। तो equivalent weight क्या होता है? इससे पहले what is equivalent weight हम समझेंगे what is molecular weight, molecular mass या molecular weight क्या होता है, और उससे भी पहले समझेंगे what is 1 mole। One mole of a substance is, किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स, आयंस है तो आयंस, किसी भी चीज का 1 मोल कहलाएगा। मॉलिक्यूल्स हम यहाँ मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं तो 6.02 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन इज नोन एज, ये दिस इज नोन एज 1 मोल। And 1 mole in terms of weight is known as molecular weight। ठीक है, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर वेट। एक मोल का अगर आप वेट लेंगे मतलब आप किसी भी सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लेंगे एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज 1 मोल। एंड अगर उसको वेट लेंगे इट इज मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। इन टर्म्स ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया, इन टर्म्स ऑफ नंबर इट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर या 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसमें 10 की पावर 23 स्पेशीज होंगी। अगर हम मॉलिक्यूल्स ले लें तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। किसी भी चीज की 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज 1 मोल। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो टर्म है ये डिपेंड करता है, हम यहाँ पे गैसेस के वॉल्यूम को ले रहे हैं और गैसेस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, बॉयल्स लॉ जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल डिक्रीज कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये प्रेशर एंड टर्म्स के बिना वॉल्यूम कहना गलत होगा। तो अगर हम वॉल्यूम कह रहे हैं तो एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, बट बिना प्रेशर एंड टेम्परेचर के नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट इज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एंड 1 मोल का जो वेट होता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। अब हम बना रहे हैं, एक मोल बना रहे हैं, ये हमने बना दिया किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, पूरा एक मोल है, और इसका जो वॉल्यूम, इसका जो वेट है, this is equivalent to 1 molecular weight. This is 1 molecular weight. अब अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं लाइक ड्रू Na plus Cl2 is giving 2 NaCl, ये जो इसके आगे 2 है, जो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 2 है, क्लोरीन के आगे कुछ नहीं लिखा, इट मींस 1 है, एंड सोडियम क्लोराइड के आगे 2 है। तो जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ये एक तरीके से रेशियो है, 2:1:2। मतलब अगर आप मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं कि क्लोरीन को इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं और सोडियम को इतने इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये सब इस केमिकल बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं। बस सिंपली कोफिशिएंट जो होते हैं ये बताते हैं किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं। अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे सोडियम के, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन विल बी रिक्वायर्ड एंड विल गेट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इसको मोल्स में लें, इसी चीज को हम मोल्स में लें, बिगर यूनिट है, मॉलिक्यूल्स जो है बहुत स्मॉल यूनिट है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 2 इंटू Na
मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यहाँ पे 1 इंटू Na उसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे, इंटू 2 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एंड मॉलिक्यूल्स को अगर हम मोल्स के टर्म्स में लें, so this is 2 moles of sodium. 2 moles of sodium will react with 1 mole of chlorine to give 2 moles of sodium chloride. ठीक है, and this is the ratio. अब ये तो है कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम को या कुछ पता करना है कि इतना सोडियम है तो इतना रिएक्ट कर रहा है, अगर हमने 4 ग्राम लिया है तो कितना रिएक्ट करेगा, अगर हमें ये सब चीजें पता करनी है तो हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स चाहिए होते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड बैलेंस्ड रिएक्शन, अदरवाइज वी हैव टू डू बैलेंसिंग। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वेयर वी डोंट नीड बैलेंसिंग, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं चाहिए है। इनफैक्ट इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते करते ही हम अनजाने में रिएक्शन को बैलेंस कर ले जाते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का हम एक अच्छा सा बिल्कुल जैसे नॉर्मल तरीके से कि कैसे इक्विवेलेंट वेट है क्या है, वो हम सब पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में। आज मैं केवल एक आपको आइडिया दे रही हूँ एक डिफरेंट तरीके से कि व्हाट इज एन इक्विवेलेंट वेट। ये तो मोल है, मैंने ये जो ड्रॉ किया, दिस इज 1 मोल। अब बच्चों इक्विवेलेंट वेट जो होता है सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है कि कोई भी सब्सटेंस किस टाइप का रिएक्शन शो कर रहा है। सो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस किस टाइप का रिएक्शन शो कर रहा है। तो लाइक कोई सब्सटेंस अगर H प्लस दे रहा है तो दैट इज नोन एज एसिड। अगर वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है या OH आयन दे रहा है देन इट इज नोन एज बेस। एंड अगर वो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है so it may be an oxidizing agent or reducing agent. अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है देन इट इज ऑक्सीडेशन। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है देन इट इज रिडक्शन। और हम ये सब ऑलरेडी और वीडियोस में देख चुके हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल। आज तो हमारा फोकस है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। लाइक एक रिएक्शन है H2SO4 is reacting with 2 NaOH ratio है, 1 mole of H2SO4 react with 2 moles of NaOH to give 1 mole of Na2SO4 and 2 molecules of water, and this is the ratio in which they react 1 2 1 and 2. तो H2SO4 जो है यहाँ पे it is behaving like an acid, H plus दे रहा है, H2SO4 दे रहा है 1 मोल 2H प्लस दे रहा है और NaOH के 2 मोल्स 2 OH आयन दे रहे हैं एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। तो ये जो है ये एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड H प्लस दे रहा है एंड बेस OH आयन दे रहा है। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आज मैं ये बताऊंगी आपको। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वैल्यू से कंसर्न्ड होता है, यूनिट वैल्यू। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा यूनिट वैल्यू। लाइक हमने एक मोल लिया H2SO4 का, this is 1 mole of H2SO4. As you see they react with 2 moles of NaOH. हमें रिएक्शन बैलेंस करेंगे देन मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट जो है दैट डील्स विद यूनिट वैल्यू। मैं यूनिट अभी नहीं बता रही हूँ क्या है। तो 1 mole of H2SO4 reacts with 2. Now equivalent weight of H2SO4 in this reaction is the weight, ठीक है, is the weight which gives unit H plus, मतलब 1 mole of H ion, 1 mole of H ion। तो हम इसमें ऐसे करेंगे 1 मोल H2SO4 का है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 H देता है, हम इसको ऐसे डिवाइड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट मैंने ये दिखा दिया, ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट हमने दिखा दिया ये।
हम दूसरे लेक्चर में इसको डिटेल में विद न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ जैसे करा जाता है। अभी मैं केवल एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, ये है। एंड यहाँ पे जो है ये 1 मोल NaOH का है and this is the other mole of NaOH. अब equivalent weight is the weight which gives 1 mole of H ion. तो H2SO4 के 1 मोल में 2 H ion आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 मोल ऑफ H ion देगा और आधा पार्ट दूसरा मोल ऑफ H ion देगा। NaOH के केस में एक मॉलिक्यूल में एक ही OH ion है, तो ये इसका एक ही 1 मोल में ये है 1 मोल ऑफ NaOH एंड दिस इज अदर, ये भी 1 मोल ऑफ NaOH है एंड 1 मोल में एक ही OH आयन होता है। तो इसका जो है ये देगा 1 मोल ऑफ OH आयन और ये भी देगा 1 मोल ऑफ OH आयन। तो मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एन एसिड इज द वेट which gives 1 mole of H ions, and equivalent weight of a base which takes 1 mole of H plus या which gives 1 mole of OH ion। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका तो ये जो पूरा का पूरा वेट है 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, नंबर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सो 1 मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज है 1 इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, क्योंकि पूरा का पूरा मोल एक मोल ऑफ OH आयन दे रहा है। बट यहाँ पे इसका 1 मोल 2 मोल ऑफ H आयन दे रहा है, तो इसका जो हाफ मोल है, इसका जो हाफ मोल है, हाफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का पूरा अगर आप मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, सो मॉलिक्यूलर वेट में मॉलिक्यूलर वेट जो है इसकी पूरा ये पूरा का जो पूरा ये वेट है, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, ये पूरा जो हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट है, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे देन विल गेट इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज द वेट ऑफ 1 मोल व्हिच पार्टिसिपेट इन गिविंग 1 मोल ऑफ H ion। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इज इक्विवेलेंट वेट। लेकिन NaOH के केस में अगर हम देख रहे हैं तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट पार्टिसिपेट इन गिविंग 1 मोल ऑफ OH आयन, सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो हमारी एक डेफिनेशन इससे निकल के आती है इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ an acid or a base is equal to molecular weight is a bigger part, wider है, divided by एसिड के केस में उसमें कितने रिप्लेसेबल H हैं। रिप्लेसेबल H मतलब जो कि किसी बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, सारे नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं लाइक ऑक्सीजन, हैलोजन या नाइट्रोजन से अटैच्ड होते हैं, ओनली दोज हाइड्रोजन पार्टिसिपेट, सारे के सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब बेसिसिटी जो बेस से रिएक्ट कर रहे हैं कितने करते हैं, तो इसमें इनटू, और in case of base it is taken as acidity। बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus in a molecule of acid, of an acid। और सारे नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं केवल वही होते हैं। आगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ऑक्सीजन, हैलोजेंस या फिर नाइट्रोजन को लेंगे। बेसिसिटी एंड देन कम्स एसिडिटी। एसिडिटी इज नंबर ऑफ
replaceable number of replaceable OH ion in a molecule of base. जैसे कि H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल थे, तो उसने 2 H आयंस दिए, तो उसका पूरा का पूरा मोल पार्टिसिपेट न करके केवल हाफ मोल पार्टिसिपेट किया। दिस हाफ मोल इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट एक H+ से कंसर्न्ड है। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिटी एंड बेसिसिटी से हम डिवाइड करें, हम निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ अभी हमने निकाला H2SO4 का निकालना है, तो H2SO4 का हो जाएगा पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर नहीं होता है। इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वो जो है H2SO4 है, में 2 है। ठीक है, ये 2 है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है किसी रिएक्शन में कि 2 के 2 H पार्टिसिपेट ही ना करें, केवल H2SO4 का एक ही H आयन दे। आप कहेंगे हमें कैसे सपना आ जाएगा कि एक ही H, उस केस में देखिए मॉलिक्यूलर वेट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केवल एक ही हो रहा है, तो 2 लेकिन एक ही हो रहा है। तो आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि एक हो रहा है 2 हो रहा है। बच्चों इसके लिए नॉलेज के लिए यू नीड प्रोडक्ट ऑल्सो। इक्विवेलेंट वेट में बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अभी हम देखेंगे बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हमें प्रोडक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि हमें H2SO4 का अगर आपका NaOH के साथ रिएक्शन लिखा जा रहा है, वी विल नॉट गिव बैलेंस रिएक्शन। बैलेंसिंग क्यों नहीं चाहिए अभी हम देखेंगे। H2SO4 का अगर NaOH के साथ रिएक्शन लिखा जा रहा है, सो वी आर गेटिंग Na2SO4 एंड वाटर। सो वी कैन सी कि यहाँ पर इसमें 2 H थे और दोनों के रिप्लेस हो गए सोडियम से, तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही थे। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 is reacting with, I'm not giving you balanced reaction, you will see that balanced reaction is not at all required. So H2SO4 reacts with NaOH, it gives NaHSO4 plus water. हाँ, आपने प्रोडक्ट देखा, आपने कहा अरे ये क्या हुआ, अभी एक H बचा है, इसका मतलब इसमें केवल एक ही हुआ, इस एक ही H रिप्लेस हुआ। होने रिएक्शन इस तरीके से हुआ है कि केवल एक ही H रिप्लेस हुआ। तो अगर हम देखें इसका 1 मोल है H2SO4 का, और इतना बड़ा मोल जो है वो पूरा का पूरा एक H आयन दे रहा है, 1 मोल ऑफ H आयन दे रहा है। यहाँ पे उसने पूरा दूसरा तो दिया ही नहीं, तो दूसरा तो इनएक्टिव बना रहा, एक ही H आयन गया। तो यहाँ पर ये जो है जब एक ही H आयन देगा, 1 मोल ऑफ H आयन देगा पूरा का पूरा, तो दैट विल कंबाइन विद 1 मोल ऑफ NaOH ओनली। NaOH का जो है केवल एक ही मोल से कंबाइन करेगा, ये 1 मोल ऑफ NaOH से कंबाइन करेगा, बिकॉज इट विल गिव 1 मोल ऑफ OH आयन। इक्विवेलेंट वेट में अभी आपको समझा रही हूँ, जो इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स व्हिच गिव्स 1 मोल ऑफ H आयंस। ठीक है, तो अगर हम देखें H3PO4, अभी हम एसिड बेस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, फिर हम सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, हम फिर आयंस के केस में इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे। H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है? मैं कहूंगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 बताओ, तो आप कहेंगे रिएक्शन तो बताओ। ठीक है, मैंने बताया H3PO4 NaOH से रिएक्ट करके बैलेंसिंग मैं नहीं दूंगी, क्योंकि बैलेंस तो हम आगे जाके कर ही लेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। तो NaOH के साथ रिएक्ट करके इट इज गिविंग Na3PO4 प्लस वाटर। प्रोडक्ट तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ हाइड्रोजन इनएक्टिव तो नहीं रह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये है H3PO4 का 1 मोल एंड H3PO4 का 1 मोल है ये, और इससे जो है आप देख सकते हैं तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं। तो इसके पूरे 1 मोल को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, एंड दिस इज 1 इक्विवेलेंट वेट। ये पार्ट केवल एक H आयन दे रहा है, हर एक पार्ट एक एक H आयन दे रहा है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये दिस इज
एक पार्ट ये एच आयन दे रहा है, एक ये एच आयन दे रहा है, ओ सॉरी, हाँ ये, और ये पार्ट एक एच आयन दे रहा है। हमने कहा हम केवल 1 मोल ऑफ एच आयन से कंसर्न होते हैं इन केस ऑफ इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट का 1/3 होता है। सो वी कैन से equivalent weight of H3SO4 in this reaction to reaction vary करेगा। equivalent weight of H3PO4 in this reaction is equal to its molecular weight। पूरा का पूरा हमने molecular weight ले लिया, बट इसके 3 पार्ट में से एक ही पार्ट, क्योंकि एक ही पार्ट एच आयन दे रहा है, तीनों अलग अलग दे रहे हैं, बट one mole of H ion is giving by 1/3 part of molecular weight, so it's equivalent weight। now reaction changes, H3PO4 हम NaOH थोड़ा कम लेंगे, अगर एज अ लिमिटिंग रिएजेंट लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, हमें बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे Na2HPO4। अब यहाँ पे एक H नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिचुएशन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज 1 मोल ऑफ H3PO4 एंड इसके हमने 2 पार्ट किए, और 2 पार्ट में एक इधर से एच आयन दे रहा है और एक इधर से एच आयन दे रहा है, और इसी तरीके से इधर से दो OH आयंस आर रिक्वायर्ड, 2 OH आयंस आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 in this reaction will be molecular weight divided by 2। now इसी तरीके से अगर और हमने किया H3PO4 का, अब ऐसा करें हम कि इसमें से रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और कम कर दें, NaOH का अमाउंट और कम लेंगे तो भाई कम रिएक्शन होगा। तो अगर हमने ये ले लिया 1 मोल और ये H3PO4 का एक मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मोल है, या इन टर्म्स ऑफ वेट इट इज मॉलिक्यूलर वेट है, और हम रिएक्शन लिखें कि H3PO4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। याद रखिए बैलेंसिंग मैं आपको दूंगी नहीं, balance reaction is not required in case of equivalent concept, and it reacts, it gives NaH2PO4 and water। तो NaH2PO4 में अगर हम देखें, अरे इसमें क्या हुआ, इसमें तो एक ही सोडियम आया है, एक ही 2 हाइड्रोजन बच गए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी इट्स लाइक पूरा का पूरा 1 मोल ही दे रहा है, 2 तो उसमें दिख ही नहीं रहे कहाँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 मोल ऑफ एच आयन दे रहा है, और इससे रिएक्ट करने के लिए देयर इज 1 मोल ऑफ OH आयन NaOH। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 होगा, इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी जो यहाँ पे दिस इज 1। सो इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी करता है, उसके लिए हमें प्रोडक्ट पता होना चाहिए। सो दिस इज द केस। अब बच्चों ऐसा भी है कि एक एसिड है CH3COH, ठीक है, अब आपको वहां पे लिख के दे दें अगर CH3C2H4O2, ठीक है, एसिटिक एसिड, और ये रिएक्ट कर रहा है विद NaOH एंड इट इज गिविंग सोडियम एसिटेट C2, इसका एक H रिप्लेस हो रहा है H3O2Na plus water। So you can see here that we have taken 1 mole of C2H4O2, ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा जो मोल है, ये केवल यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे 3 है H और यहाँ पे 4 थे, तो एक H रिप्लेस हुआ है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा एक H आयन, 1 मोल ऑफ H आयन दे रहा है, और यहाँ पर NaOH है, उसमें तो एक ही OH आयन होता है पर मोल, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये है हमारे पास, और इट इज गिविंग 1 मोल ऑफ OH आयन टू रिएक्ट विद। तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड C2H4O2 is molecular weight divided by 1। लेकिन कोई भी, जैसे H3PO4 में हमने कहा कि हम सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा था कि वो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे थे। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड ऑलवेज, हमेशा ही एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चला,
क्यों नहीं पता चला? जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों दिए हुए हैं और सारे रिएक्शंस आप देखेंगे उसमें केवल एक ही हाइड्रोजन की कमी आती है, इट मींस ओनली वन हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड। तो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्यों नहीं होते हैं एक से ज्यादा जबकि 4 हाइड्रोजन है? बच्चों देन विल हैव टू थोड़ा सा बॉन्डिंग का आइडिया होना जरूरी होगा कि इसका स्ट्रक्चर होता है CH3OH एंड मैंने बताया जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन है वही रिप्लेस होगा, ये कार्बन से अटैच्ड है ये रिप्लेस नहीं होंगे। See that answer lies in its structure. तो विदाउट गोइंग इनटू स्ट्रक्चर बेटर अगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कंपेयर करके बता सकते हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, तो ये तो था हमने एक एसिड एंड इसी तरीके से बेस होते हैं। बेस में लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमने इसको ड्रॉ किया। दिस इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पूरा एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। इन टर्म्स ऑफ वेट इट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ये रिएक्ट कर रहा है CaOH होल ट्वाइस। It reacts with HCl to give CaCl2 plus water। तो हम यहाँ पे देखें कि इसमें 2 OH थे और यहाँ पे एक भी OH नहीं है, तो दोनों OH रिप्लेस हो गए। इसका मतलब इस रिएक्शन में यहाँ पे रिप्लेसेबल OH है 2 और हो भी रहे हैं रिप्लेस। तो यहाँ पे इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंड एक पार्ट से एक OH आयन आएगा, एक मोल ऑफ OH आयन, दूसरे पार्ट से दूसरा मोल ऑफ OH आयन आएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बना दें HCl तो ये HCl है, ये 1 मोल, तो कितने मोल ऑफ HCl हो जाएंगे? दे विल बी HCl का 1 मोल एक H आयन देगा, HCl का दूसरा मोल। तो ये तो इसका HCl का तो इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है क्योंकि 1 मोल पूरा 1 मोल H आयन दे रहा है। बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे रिप्लेस हो रहे हैं 2 रिप्लेसेस बाय 2 और इट इज आल्सो नोन एज एसिडिटी, टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एन एसिड। ठीक है, तो एसिडिटी इसकी 2 है यहाँ पर। तो ये होता है कि रिएक्शन में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, कितने रिप्लेस हो रहे हैं। जरूरी नहीं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल अलग चीज है। जैसे H3PO4 में रिप्लेसेबल 3 है बट रिप्लेस केवल कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं या 1 हो रहे हैं, डिपेंड्स करता है रिएक्शन पे। अगर हम मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं दैट इज मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। लाइक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं H3PO4 का, P डबल बॉन्ड O OH OH एंड OH एंड दूसरा है दिस इज H3PO4, देन दूसरा है P डबल बॉन्ड O OH OH and H. This is the structure of H3PO3. ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, that will be explained to you on the basis of tautomerism। अभी हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसमें इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। अगर हम इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है 3, मैक्सिमम 3 रिप्लेस हो सकते हैं। ये बात अलग है कि अगर NaOH कम लेंगे तो 1, 2 या 3 उसके अकॉर्डिंग होंगे। NaOH के रेशियो पे भी डिपेंड करता है। अगर हमने क्या किया कि इस केस में देखें तो मैक्सिमम रिप्लेसेबल 2 है और यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम मींस अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी विच इज 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। इस केस में इट इज मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम जो आएगी डिवाइडेड बाय 2 एंड इस केस में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों ये था एसिड एंड बेस का कैसे में इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या इक्विवेलेंट वेट 1 से यूनिट से कंसर्न होता है। 1 मोल ऑफ H आयन जो पार्ट दे दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड एंड 1 मॉलिक्यूलर वेट का वो पार्ट जो 1 मोल ऑफ OH आयन दे दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस। और हमने इस तरीके से एक फॉर्मूला बना लिया है। फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आ रहा था दैट वाज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी इन टर्म्स ऑफ बेस एंड बेसिसिटी इन टर्म्स ऑफ एसिड।
एसिडिटी एंड बेसिसिटी रिएक्टेंट जो रिएक्शन वैरी करती है, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है इन केस ऑफ एसिड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर रिप्लेसेबल। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड एंड बेस। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन एंड ऑल। थैंक यू, गुड बाय।